starting our unit number 4, physical education in sports for children with special need. Children with special need, इन बच्चों को हमारी सोसाइटी में दिव्यांग भी कहा जाता है. Sports has a positive impact on our physical, our social and intellectual dimension. स्पोर्ट्स ना केवल बेटा हमें फिजिकली इम्पैक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें सोशली भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गेम है वो टीम वर्क में होते हैं. तो टीम वर्क हम सीख जाते हैं तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हम अपने आप इनकलकुलेट कर लेते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है. उसके अलावा ये इंटेलेक्चुअल भी क्या करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, साथ ही हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी इससे क्या होता है, हाई होता है. अब ये देखिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर जब स्पोर्ट्स के इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, तो जो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, जिन्हें हमारी सोसाइटी में दिव्यांग कहा गया, अभी प्रेजेंट में जो इनके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है. पहले इन्हें मतलब अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, पर हर नाम में इनकी कमी का एहसास होता था, तो इनके लिए एक नया नाम सोचा गया. आज प्रेजेंट में हम इन्हें क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब क्या कहता है बेटा, सोसाइटी में जब हमारी सोसाइटी में ये बच्चे हैं, चाहे इनका परसेंटेज बेशक कम हो, ठीक है, आप ये देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये पैराबोलिक ग्राफ है IQ का, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बेटा सामान्य बुद्धि, मतलब ये नॉर्मल लेवल है, इसमें पैदा होते हैं. उनका IQ और फिजिकल फिटनेस जन्म से ही ठीक होता है, पर 2% बच्चे इधर और 2% बच्चे इधर, मतलब 2% जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो क्या होते हैं बेटा, सुपर टैलेंटेड होते हैं, उनका IQ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है, बट दे आर ओनली 2%. और 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर लेकर पैदा होते हैं. तो आप ये जानिए क्या हम ये 2% या 2% जो थोड़े वीक हैं मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, कैसे भी, और 2% जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या हम उनको छोड़ देंगे? क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उनके वेलफेयर के लिए काम करें, हम उनको भी सोसाइटी में एडजस्ट करके चलें? डेफिनेटली ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको भी सोसाइटी का पार्ट समझे. वैसे तो बेटा हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे हिटलर की बात बताती हूँ. हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने जब उसके पास पावर आ गई थी, हिटलर ने 70,000 जो क्रिपल थे, जो अपाहिज थे उनके देश में, या जो किसी भी प्रकार से किसी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के शिकार थे, उनको इकट्ठा करा और उनको क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया. दिखने के लिए तो वो कंसंट्रेशन कैंप बड़े बड़े बाथरूम टाइप थे, वहाँ पे शावर लगे हुए थे, बट बेटा उनमें जहरीली गैस निकलती थी. हिटलर ने 70,000 क्रिपल लोगों को एक साथ मार दिया. तो ये क्या अमानवीय नहीं है? क्या ये ह्यूमिलिएटिंग नहीं है? हिटलर ने कहा कि ये दे आर बर्डन ऑन द सोसाइटी, ठीक है, ये तो सोसाइटी पे बर्डन है, ये कोई इकोनॉमिक वेलफेयर या किसी भी प्रकार से देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो हमें इनका बर्डन नहीं उठाना चाहिए. और लोगों के ना चाहते हुए भी हिटलर ने 70,000 क्रिपल लोगों को, क्योंकि बेटा क्या था, डिक्टेटर था, वो उसी की चलती थी, लोग अगर आवाज़ उठाते तो उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता था. 70,000 लोगों को मार दिया हिटलर. बट बेटा व्हेन वी आर लिविंग इन यू कैन से गुड सोसाइटी, जब हम एक अच्छे समाज, आप कह सकते हो, जब हम भारत में रह रहे हैं ना बेटा, तो आप यहाँ पर देखोगे अगर कोई घर के किसी भी मेंबर में बाई चांस उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पूरी फैमिली उसका ज़्यादा ध्यान रखती है. हमारी सोसाइटी में क्लास में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है तो सारे बच्चे उसका स्पेशल फोकस करते हैं उस पर, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि उसको आप टीज करोगे, या उसको भी हमें साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो भी सोसाइटी का पार्ट है. मे भी वो बहुत कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करेगा. अगर ना भी कर पाए तो क्या हम उसको पीछे की तरफ धकेल देंगे, पुश कर देंगे, भाई चल तेरा कोई काम नहीं है? ऐसा नहीं है, ठीक है, हम उसे भी क्या लेंगे, साथ लेकर चलेंगे. तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो बेटा उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए. तो आज हम यही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. बोथ द वर्ड्स आर यूज इन द सेम सेंस. हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है.
जो चैप्टर में पहला ही जो टॉपिक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर इसको एक ही समझते हैं, बट बोथ आर द डिफरेंट वर्ड। ठीक है, इसको तो हिंदी में कहा जाता है अक्षमता, और डिसऑर्डर को कहा जाता है विकार। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। Disability, any disadvantages due to which an individual is not able to perform the activities of normal human being is known as disability। कोई भी कारण हो, अगर एक व्यक्ति आप लोगों की सामान्य लोगों की तरह काम नहीं कर पाता तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्षमता कहेंगे, डिसेबिलिटी कहेंगे। आप रनिंग कर सकते हो बट आपकी क्लास में एक बच्चा नहीं कर पाता, चल भी नहीं पाता, तो वो डिसेबिलिटी। ओके, आप लर्न कर पाते हो बट एक बच्चा नहीं लर्न कर पाता तो डिसेबिलिटी है उसमें भी। उसके बाद देखिए डिसऑर्डर। कुछ लोग मानते हैं कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर एक ही है, बट बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स। बेटा डिसऑर्डर क्या है, एनी डिस्टर्बेंस ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज नोन एज डिसऑर्डर। ये भी सेम है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, अंतर कितना है, any disruption due to mental level to which an individual is not able to perform his daily human activity। मतलब केवल मानसिक कारण से अगर कोई व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज को आप लोगों की तरह नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर कहलाएगा। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में दोनों में बस यही अंतर है। डिसेबिलिटी मतलब किसी भी कारण से अगर एक व्यक्ति आपकी तरह कार्य नहीं कर पाता तो वो डिसेबिलिटी है, बट केवल मानसिक कारण से, ठीक है ना, केवल मेंटल सिचुएशन, मेंटल लेवल की वजह से आपकी तरह काम नहीं कर पाता तो वो क्या है बेटा, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में देखते हैं। डिसेबिलिटी इज अ वाइडर कंसेप्ट। क्या है डिसेबिलिटी, एक वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म का मतलब क्या है बेटा, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी आ जाएगी, मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाएगी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाएगी। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मेंटल का मतलब मानसिक, दिमाग से संबंधित, और इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, मतलब IQ से संबंधित। ये तीनों डिसेबिलिटी का पार्ट है, मतलब इनमें से कोई भी कमी है तो वो डिसेबिलिटी कहलाएगी। बट डिसऑर्डर इट इज अ नैरो टर्म एज कंपेयर टू दिस वन। डिसेबिलिटी वाइडर टर्म है, तीनों चीजें आ गई, बस डिसऑर्डर में ओनली मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी, केवल मेंटल डिसेबिलिटी को कंसिस्ट करेगी ये। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, पर अगर किसी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे। तो आई होप यू विल गेट द डिफरेंस व्हाट इज द डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज डिसऑर्डर। इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। अक्षमता के 3 प्रकार है। वन इज फिजिकल डिसेबिलिटी, सेकेंड इज कोग्निटिव डिसेबिलिटी एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ध्यान से समझते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी इसको कहा गया है शारीरिक अक्षमता। अरे बच्चों ये देखिए, जब आपकी कोई जो बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जब फिजिकली वो अनेबल है किसी काम को करने के लिए, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकता, या जो भी ऐसी जो प्रॉब्लम है उनको क्या कहा गया, फिजिकल डिसेबिलिटी। नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब शरीर में कोई भी फिजिकल रुकावट है, आप कह सकते हो शारीरिक बाधा है, उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो काम नहीं कर पा रहा, या आप लोगों की तरह या सामान्य लोगों की तरह काम नहीं कर पा रहा, तो उसको फिजिकल डिसेबिलिटी कहा जाता है। यहाँ देखिए, नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू मेंटल प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल हिंड्रेंस। कोई व्यक्ति किसी काम को अपने मानसिक
या आप ये कह सकते हो कि संज्ञानात्मक लेवल पर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, वो दूसरों की तरह नहीं है, उसका संज्ञानात्मक स्तर, चीज़ों को समझने का जो लेवल है वो कम है औरों के मुकाबले। कॉग्निटिव का मतलब है हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, हमारा मानसिक स्तर क्या है चीज़ों को समझने का, तो ये उसका लेवल नहीं है। इसको न्यूरोलॉजिकल हिंड्रेंस भी कहा जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मतलब हमारा जो हमारा पूरा सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें सारी चीज़ों का मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन रिप्लाई करता है। तो उसका जो ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कोई ना कोई क्या है, बाधा है, कोई रुकावट है, कोई हिंड्रेंस है, दैट्स वाई वो सामान्य लोगों जैसा नहीं है। तो कॉग्निटिव को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। Due to any neurological hindrance or you can say mental hindrance, if a person is not able to perform activities like other human beings, then it is known as cognitive disability. उसके बाद है बेटा intellectual disability, इसको कहते हैं बौद्धिक अक्षमता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक क्षमता क्या है, कॉग्निटिव भी मेंटल लेवल से रिलेट करती है और ये भी मेंटल लेवल से रिलेट करती है। दोनों में अंतर क्या है बेटा, इसको भी हम डिसऑर्डर कहेंगे, इसको भी हम डिसऑर्डर, बोथ आर द पार्ट ऑफ डिसऑर्डर। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिसऑर्डर लिख दूँ ना, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ डिसऑर्डर, ये दोनों डिसऑर्डर का पार्ट है। और ये तीनों किसका पार्ट है, आपका फिजिकल, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल, ये तीनों तो डिसेबिलिटी का पार्ट है और डिसऑर्डर का मेंटल लेवल से जो रिलेट करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल में क्या आता है बेटा, इंटेलेक्चुअल में आता है बुद्धि का एक स्तर होता है, एक IQ लेवल लेकर पैदा होते हैं। नॉर्मली ये एक सामान्य ह्यूमन बीइंग का 90 to 120 होना चाहिए, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए अलग टेस्ट हैं, हमारे देश में कम है और कंट्रीज में ज़्यादा टेस्ट है। अगर बेटा किसी का जो जितना जैसे 75 से भी नीचे IQ है तो वो सामान्य लोगों की तरह काम नहीं कर पाता, जबकि अगर किसी का 120 से ऊपर है तो वो ब्रिलियंट ब्रेन होते हैं, वो भी कुछ ही होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भी सोसाइटी में एडजस्ट करना, पर हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे अक्षमता में, हम स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो जिनका लो है, ठीक है। तो ये भी ड्यू टू एनी लो मेंटल लेवल कह सकते हो, लो IQ लेवल कह सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी वजह से अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाता, लो IQ की वजह से, तो हम क्या कहेंगे उसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। एक और बात मैंने लिखी है, प्रॉब्लम इन अडेप्टेटिव बिहेवियर। वी आर सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें समाज में रहते हैं और हमें समाज के साथ एडजस्ट करके चल, हमें समाज के कुछ नियमों को भी मानना पड़ता है और सोसाइटी भी फिर हमें रिस्पेक्ट देती है। बट ये लोग क्या है, इनका अडेप्टेटिव बिहेवियर में इनको बहुत प्रॉब्लम आते हैं, इवन ये अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी एडजस्ट चीज़ों को नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, एक एक को करके देखेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता। फिजिकली इफ योर एनी बॉडी पार्ट, इफ एनी बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड ही इज अनेबल टू वर्क लाइक अदर ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स किसी के कान ठीक से काम नहीं कर रहे, अगर कोई गूंगा है, कोई बोल नहीं सकता, किसी का हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा, इन सब के लिए हमने दिव्यांग वर्ड यूज़ किया है और इनको भी सोसाइटी में कैसे मर्ज किया जाए, इसीलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा। ये क्या कहलाएगी, फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाएगी। फिजिकल डिसेबिलिटी नॉर्मली परमानेंट इन नेचर, अगर किसी का पैर नहीं है तो बेटा आप उसका पैर दोबारा जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, ये परमानेंट है नेचर में। वो अलग बात है कि आप मशीनों की मदद से उसको खड़े होने में हेल्प कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से मतलब उसके लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो, बट जो रियल उसकी लेग है वो दोबारा से वापस नहीं ला सकते। सो दे आर परमानेंट इन नेचर, दे डोंट हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉग्निटिव लेवल। ऐसा नहीं है कि आप में अगर आपका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा तो आपका मेंटल लेवल लो हो जाएगा।
ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं पर मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड है, दूसरों के मुकाबले भी वो बहुत अच्छा, दूसरों के कंपेयर तो करते हैं, साथ ही कई बार उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं। तो इसका मेंटल लेवल से कोई लेना देना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कोग्निटिव डिसेबिलिटी। आपको पता है न्यूरोलॉजिकल हिंड्रेंस है, मेंटल लेवल से रिलेट करता है। इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है। वन इज डिसलेक्सिया, सेकेंड इज मेमोरी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज हाइपर एक्टिविटी। डिसलेक्सिया क्या है? आपको भाषा, जो भी व्यक्ति है जिसको भी ये है आपका कोग्निटिव डिसऑर्डर, भाषा सीखने में प्रॉब्लम होगी, उसको लिखना, राइटिंग, लर्निंग, ठीक है, राइटिंग, लर्निंग और रीडिंग, स्पीकिंग सब में प्रॉब्लम होगी इसको। कोई भी भाषा, वो आप देखते हो ना कई बच्चे 6-7 तक भी आ जाते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना तक नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उन पे एफर्ट नहीं किए गए, कई बार उन पे बहुत एफर्ट किए जाते हैं बट वो सीख नहीं पाते। क्योंकि क्या है बेटा, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, टीचर को ये समझना चाहिए कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता और इतना बच्चा होता तो उसको इतना सिखाया जाता तो डेफिनेटली वो सीख लेता। तो यहाँ पर डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो वो कोग्निटिव लेवल पर क्या है, डिसऑर्डर है उसको, जिसको हम क्या कहेंगे, कोग्निटिव डिसेबिलिटी कहेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसऑर्डर। उसके बाद है मेंटल मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब वो कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं कर पाता। अब छोटी क्लासेस में ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे कि कल याद करवाया टीचर ने, अगले दिन ब्लैंक है, कुछ भी याद नहीं है, इवन छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मेमोरी डिसऑर्डर। और अगर मान लो याद भी करवा दिया, रिकॉल नहीं कर पाते कि क्या था वो, उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी चीज़ों को याद नहीं रख पाते। थर्ड थिंग इज हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी लूजेस कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंटली, मतलब क्या है, बार बार एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। ऐसे बच्चे एक जगह ध्यान लगाकर बैठ ही नहीं सकते। और देखिए कोई भी काम जब तक आप ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। ऐसे बच्चों को रीडिंग राइटिंग आती ही नहीं है, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंटली उनका माइंड क्या होता है, कभी वो कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हो। हाइपर एक्टिव, जरूरत से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना, जिनको कहते हैं टिक के नहीं बैठ सकता, तो दैट्स टाइप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा एक्टिव है वो सारे आपके कोग्निटिव डिसेबिलिटी के शिकार हैं, नहीं बेटा, पर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है बेटा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू लो IQ लेवल एंड प्रॉब्लम इन अडेप्टेटिव बिहेवियर। IQ लेवल लो है, जैसे औरों का 90 होगा तो इनका 60 होगा, 70 होगा, इससे भी कम हो सकता है। तो ऐसे जो जितना कम होगा, कुछ बच्चे तो 50 के आसपास होते हैं, उन्हें तो क्या करना पड़ता है, पेरेंट्स को ही उनका सारा काम करना पड़ता है, इवन वे अपनी डेली रूटीन को भी पूरा नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे बढ़ता है तो कई बार आपने भी देखा होगा क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप सोचते हो मेंटली रिटार्डेड है, वो छोटी क्लासेस में तो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, पर जैसे जैसे वो हायर लेवल पर जाते हैं बेटा, उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो दे आर इनके एडेप्टेटिव बिहेवियर में, मतलब ये समाज के साथ समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग में, मतलब छोटी जैसे आपने ये सीखा, लिखो नोटबुक पे तो सीख लिया 2 + 2 4, पर अगर आप मार्केट में इनको भेजोगे ना 10 रुपीज़ देकर और 5 का या 4 का आपने सामान मंगाया, तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि 6 रुपीज़ रिटर्न होंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, रीजनिंग नहीं कर पाते, लर्निंग नहीं कर पाते। उसके बाद है लो IQ, इनका IQ क्या होता है, लो होता है, दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लो IQ होता है, और समाज में समायोजन करने में क्या होती है, इनको समस्या